नमस्कार, स्वागत है आपका खबरों का पंचनामा में। मैं हूं आपके साथ पूजा। हम लेकर आए हैं देश और दुनिया की 5 बड़ी खबरें, जिस पर चर्चा के लिए मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। सबसे पहले नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। रेवड़ी कल्चर पर फिर बरसा सुप्रीम कोर्ट ने रेवड़ी कल्चर को माना गंभीर मुद्दा। सुप्रीम कोर्ट के एक्शन से परेशान केजरीवाल, अगली सुनवाई अब 17 अगस्त को। महाराष्ट्र में भी मिला नोटों का पहाड़। आईटी डिपार्टमेंट की बिजनेसमैन के ठिकानों पर बड़ी रेड, 390 करोड़ की संपत्ति जब्त, 56 करोड़ कैश और 32 किलो सोना बरामद। सत्ता परिवर्तन के साथ बिहार में महागठबंधन का गुंडाराज, दिन दहाड़े गोली मारकर पत्रकार, पुजारी और बैंक कर्मी की हत्या, बिहार में अपराध रिटर्न। काले कपड़े पहनकर प्रदर्शन करने वाले कांग्रेस नेताओं पर बरसे पीएम मोदी के काला जादू तंज पर भड़की कांग्रेस, उठाया ब्लैक मनी का मुद्दा। ईडी ने ममता बनर्जी के 8 आईपीएस अधिकारियों को जारी किया समन, जांच के लिए दिल्ली किया तलब, अधिकारियों पर कोयला घोटाले में शामिल होने का बड़ा आरोप। आज की सबसे पहली खबर रेवड़ी कल्चर पर सुप्रीम कोर्ट के बड़े एक्शन की। रेवड़ी कल्चर को लेकर चल रही बहस के बीच आज सुप्रीम कोर्ट में अहम सुनवाई हुई। कोर्ट ने सुनवाई के दौरान रेवड़ी कल्चर को गंभीर माना। सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि पैसों का उपयोग इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए हो। सुनवाई के दौरान आम आदमी पार्टी ने सुप्रीम कोर्ट को बताया कि कल्याणकारी योजनाओं और मुफ्त के रेवड़ी कल्चर में अंतर है, पर सुप्रीम कोर्ट ने सख्त टिप्पणी करते हुए साफ साफ कहा कि चुनाव के दौरान किए जाने वाले मुफ्त सुविधाओं के वादे एक गंभीर मुद्दा है, क्योंकि इससे अर्थव्यवस्था को नुकसान हो रहा है। इस मामले की अगली सुनवाई अब 17 अगस्त को है, पर सुप्रीम कोर्ट के एक्शन से परेशान है केजरीवाल और पूछ रहे हैं कि योजनाओं का क्यों हो रहा है जमकर विरोध। सुप्रीम कोर्ट ने आज सख्त टिप्पणी की, पर केजरीवाल क्यों परेशान हो रहे हैं? देखिए, केजरीवाल परेशान इसलिए हो रहे हैं कि अगर इस पे फैसला हो गया और जो मूड नजर आ रहा है, जिस तरीके से ये केस प्रोग्रेस कर रहा है, उसमें तो केजरीवाल की सारी राजनीति ही खत्म हो जाएगी। क्योंकि केजरीवाल के पास हिंदुस्तान की जनता को ऑफर करने के लिए फ्री बिजली, फ्री पानी, फ्री ये, फ्री वो के अलावा कुछ नहीं है। उसके अलावा वो सिर्फ देशद्रोह का साथ देने वाले, पाकिस्तान का साथ देने वाले, ये जिहादियों के साथ खड़े होने वाले, नक्सलियों के साथ खड़े होने वाले, यही इनकी राजनीति है। अब जैसे ही सुप्रीम कोर्ट में बवाल मचा, ये प्रेस कॉन्फ्रेंस क्या, एक वीडियो रिकॉर्डेड वो चला देते हैं टेलीविज़न के ऊपर, और टेलीविज़न वाले उसे लाइव दिखाते हैं कि जैसे कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रहा है, ना कोई सवाल जवाब होता है, ना कुछ होता है। उसमें उन्होंने बातों को घुमाया इस तरीके से कि केंद्र सरकार लोगों की पढ़ाई जो है वो ख़त्म करना चाह रही है, सरकारी स्कूल में फ़ीस लगाएगी, हॉस्पिटल में फ़ीस लगाएगी, मनरेगा के लिए पैसे नहीं हैं, आर्मी के लिए पेंशन नहीं है। 10 तरह की झूठी बातें ये नटवर लाल ने वो एक के बाद एक कह दिया। वो क्यों कहा? क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने 17 तारीख को तय किया है कि एक कमेटी के जरिए इन तमाम चीज़ों के ऊपर एक कमेटी रिपोर्ट तैयार करे। इस कमेटी में कौन कौन होंगे? तो इसमें नीति आयोग, इसमें आरबीआई, इसमें फिनांस कमीशन, इसमें इलेक्शन कमीशन, इसमें पॉलिटिकल पार्टीज के रिप्रेजेंटेटिव, वो लोग जो इसका विरोध कर रहे हैं वो भी होंगे इसमें, और जो लोग इसका समर्थन कर रहे हैं वो भी होंगे इसमें। तो तमाम जब उसको इवैल्यूएट किया जाएगा तो कोर्ट उसके ऊपर एक निर्णय करेगी कि किसे आप वेलफेयर स्कीम कह सकते हैं और क्या मुफ्तखोरी है। वेलफेयर स्कीम के तहत जो गरीबों के लिए स्कूल है, हेल्थ सेवाएं हैं, मनरेगा है, तमाम तरह के जो फ्री अनाज मिलता है या बाकी सारी चीज़ें जो गरीबों के लिए है, वो तो वेलफेयर स्कीम्स में ऑलरेडी आ जाएंगी। लेकिन जो केजरीवाल जो मुफ्तखोरी करवाता है कि सारे, चाहे वो अमीर हो या गरीब हो, 300 बिजली यूनिट फ्री तो सबके लिए फ्री, पानी फ्री तो सबके लिए फ्री, तो ये रेवड़ियाँ बांटने का जो धंधा जो है केजरीवाल का बंद हो जाएगा। इसीलिए
वो झूठ का सहारा ले रहा है, लोगों को गुमराह करने की कोशिश कर। बिल्कुल, धंधा मंदा होगा तो परेशान होना भी लाजमी है। Yes. आज की दूसरी खबर आईटी रेड से जुड़ी हुई। महाराष्ट्र के जालना में आयकर विभाग की छापेमारी के दौरान एक स्टील कारोबारी और रियल एस्टेट डेवलपर के परिसरों से 390 करोड़ की काली कमाई का पता चला है। ये छापेमारी किसी फिल्मी कहानी से कम नहीं है। पूरे फिल्मी अंदाज में आयकर विभाग ने छापेमारी की है। छापेमारी की किसी को खबर तक नहीं लगने दी गई। रेड में आयकर विभाग ने 120 गाड़ियों का इस्तेमाल किया। 300 के करीब अधिकारी रेड में शामिल हुए। हर गाड़ी पर राहुल वेड्स अंजलि और दुल्हनिया हम ले जाएंगे का स्टिकर लगाया गया। छापेमारी में 56 करोड़ कैश, 32 किलो सोना, हीरे मोती और संपत्ति के कागजात मिले। कुल मिलाकर 390 करोड़ की संपत्ति जब्त की गई है। पश्चिम बंगाल के बाद अब महाराष्ट्र में इतने पैसे आ कहां से रहे हैं? देखिए, ऑफ कोर्स ये काला धन है। हिंदुस्तान में पता नहीं कहाँ कहाँ किस किस कोने में ये पार्थ चटर्जी जैसे लोग जो है छिपे हुए हैं। तो इनकम टैक्स को बधाई कि आपने इस तरीके से बिल्कुल किसी को कानो कान खबर नहीं होने दी और आपने सीधे सीधे एक पापी के घर में आपने धावा बोल दिया। लेकिन कहानी कुछ और है। ये जो 500 की गड्डियाँ मिल रही हैं वो किस लिए है? ऑब्वियसली कोई व्यक्ति अगर पैसे को संजोना चाहता है, उसे छिपाना चाहता है, तो 2000 की गड्डियों को रखेगा। ये 500 की गड्डियाँ क्यों? और अगर आपको याद हो, पार्थो चटर्जी के भी बंगले में जो फ्लैट्स के ऊपर जो छापेमारी की गई थी, तो उसमें 500 रुपये की गड्डियाँ वो लिफाफे में बंद थी, 2000 की गड्डियाँ बाहर थी। क्या होता है 500 रुपये की गड्डियों का जो खेल है? दरअसल ईडी और तमाम एजेंसियों को अब ये लग रहा है कि ये पैसे जो पाए गए हैं जालना में, वो दरअसल पॉलिटिकल पर्पस से जमा किए गए पैसे हैं। इलेक्शंस के दौरान 500 रुपये की गड्डी उसका ही ज़्यादा इस्तेमाल होता है। 2000 की गड्डियों से इलेक्शन फंडिंग नहीं होती, क्योंकि कैंडिडेट्स को वो 500 रुपये के नोट्स जो हैं उसको डिस्ट्रीब्यूट करने में, बांटने में, कार्यकर्ताओं को देने में वो उसमें आसानी होती है। और इसीलिए जैसे ये छापेमारी हुई है, सरकार तो अब बदल गई है, तो पुरानी सरकार जो लोग बैठे हुए थे अघाड़ी में, वहाँ उन्हें छटपटाहट हो रही है। आप देखेंगे फिर से शुरू हो जाएगा वही खेल कि सेंट्रल एजेंसियां चुन चुन के लोगों को पकड़ रही है। जैसे कन्नौज में, यूपी में इत्र वाले मित्र जो है वो पकड़े गए थे, किस तरीके से समाजवादी पार्टी बौखला गई थी। अब फिर से एक बार अघाड़ी की जो पार्टियां थी वहाँ हड़कंप मचा हुआ है। तभी अभी तक कोई बयान सामने नहीं आया है। चलिए, आज की तीसरी खबर बिहार में जंगल राज रिटर्न से जुड़ी हुई। बिहार में सियासी उलटफेर के बाद महागठबंधन की सरकार तो बन चुकी है, पर पिछले सिर्फ 24 घंटे में जो वारदात सामने आई वो काफी चौंकाने वाली है। सबसे पहले बिहार के जमुई में अपराधियों ने दिन दहाड़े एक पत्रकार को गोली मारकर हत्या कर दी। दूसरी, बिहार के बेतिया में एक पुजारी की सिर काटकर हत्या कर दी गई। और तीसरी खबर बिहार के सारना से, जहां लूट के दौरान बैंककर्मी की गोली मारकर हत्या की गई, जिसको लेकर ये सवाल उठ रहे हैं कि क्या सरकार गठन के 24 घंटे के अंदर 3-3 हत्या, क्या बिहार में गुंडाराज आ गया है? देखिए, जैसे राजा होंगे वैसे ही तो राजतंत्र चलेगा। आरजेडी के आने से बिहार के लोगों में एक खौफ फिर से आ गया है और लगातार 3-3 घटनाएं हो गई। आप मुझे बताइए कि अगर किसी पत्रकार की हत्या उत्तर प्रदेश में हो जाए या भारतीय जनता पार्टी रूल्ड स्टेट में हो जाए, ये लुटियन गैंग जो है ये चुप बैठेगा? बवाल मच रहा होता। लेकिन चूंकि अब वहाँ पे तथाकथित एक जालीदार टोपी वाले लोगों की सरकार आ गई है, तो कोई इस पे सवाल नहीं उठा रहा है। बिहार में जो डॉक्टर्स हैं, जो प्राइवेट हॉस्पिटल्स चला रहे थे, जो लोग वहाँ पे काम कर रहे थे, बिजनेस कर रहे थे, अब उनको ये डर सताने लगा है कि वापस वही सरकार, उसी तरह की सरकार आ गई है जिसके रहते हुए बिजनेस करना, हॉस्पिटल चलाना, स्कूल चलाना, कोई इंडस्ट्री लगाना, वो खतरे से खाली नहीं है। नीतीश बाबू को बहुत सारे सवालों का जवाब देना पड़ेगा, क्योंकि अगर ये हत्याएं नहीं रुकती हैं, अगर गुंडाराज फिर से वापस आ जाता है, तो फिर ये जो मुंगेरी लाल के हसीन सपने हैं जो नीतीश कुमार संजोए बैठे हुए हैं
कि हमें 2024 में प्रधानमंत्री की रेस में कूदना है, उनको बहुत बड़ा झटका लगने वाला है। बिल्कुल, अभी तो शुरुआत है, आगे पता नहीं क्या क्या होगा। चौथी खबर काले कपड़े पहनकर प्रदर्शन करने वाले कांग्रेस नेताओं से जुड़ी हुई, जिस पर पीएम मोदी जमकर बरसे हैं, जमकर क्लास लगाई है। 5 अगस्त को महंगाई और बेरोजगारी के नाम पर विरोध में काले कपड़े पहनकर प्रदर्शन करने वाले कांग्रेस नेताओं को पीएम मोदी ने कहा कि कितना भी काला जादू कर ले, जनता इन पर भरोसा नहीं करने वाली है। मोदी के काला जादू तंज पर राहुल गांधी का आया है जवाब, जिसमें उन्होंने कहा कि पीएम पद की गरिमा ना गिराए मोदी। कांग्रेस ने उठाया ब्लैक मनी का मुद्दा। साथ ही कांग्रेस 28 अगस्त को दिल्ली के रामलीला मैदान में महंगाई पर हल्ला बोल करने की तैयारी में है। पीएम मोदी का तंज, कांग्रेस में इतनी बौखलाहट क्यों? देखिए, कांग्रेस पार्टी ने जो वक्त और तारीख मुकर्रर की थी अपने ब्लैक ड्रेस में प्रदर्शन करने की, वो टाइमिंग रॉन्ग है। राजनीति में ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि आप प्रदर्शन करते हैं या कुछ भी करते हैं, वो तारीख कौन सी है, जगह कौन सा है, आप करना क्या चाहते हैं। 5 अगस्त अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि मंदिर का शिलान्यास उस दिन हुआ था। 5 अगस्त को आर्टिकल 370 हटाया गया था और आपने उस दिन काले कपड़े को पहनकर ब्लैक डे घोषित करने की कोशिश की आपने। तो ये तो कांग्रेस पार्टी की ही गलती है। आपने क्या सोचा कि बीजेपी छोड़ देगी आपको? अब मान लीजिए, क्यों इंपॉर्टेंट होता है कि मान लीजिए गांधी जी की पुण्यतिथि है, उस दिन आप कुछ सेलिब्रेशन करेंगे या उस दिन को आप छोड़ करके किसी और दिन प्लान करेंगे? लेकिन अगर जब आप करते हैं तो प्रधानमंत्री मोदी हो या अमित शाह, वो छोड़ेंगे थोड़ी। ये सब तो बहुत ही एक्सपीरियंस्ड खिलाड़ी है राजनीति के। आपके ऊपर ये आरोप अभी तक कोई लगाया नहीं, लेकिन लगना चाहिए। क्या आप आर्टिकल 370 जिस दिन हटाया गया उस दिन आप उसे ब्लैक डे मना रहे हैं? आप पाकिस्तान के साथ खड़े हैं क्या? ये 5 अगस्त तो पाकिस्तान के अंदर ब्लैक डे मनाया जा रहा है, आप भी ब्लैक कपड़े पहन के आ गए। ये आप मुस्लिम वोट को कहते कि ठगने के लिए, अपीस करने के लिए आपने ये तारीख चूज कर ली कि भाई जिस दिन रामलला के मंदिर का शिलान्यास हुआ उस दिन हम ब्लैक डे मनाएंगे। तो ये गलती ऑब्वियसली कांग्रेस पार्टी से हुई है। अब उन्होंने महंगाई का तारीख जो है 28 रखा है, जरूर कुछ सोच समझ के रखा होगा। वैसे महंगाई है, विपक्ष का काम है सरकार की खामियों को उजागर करना। महंगाई से लोग त्रस्त भी हैं, तो महंगाई के खिलाफ जब आप इस तरह का आंदोलन करते हैं, ये स्वागत योग्य है। जी बिल्कुल। तो आज की आखिरी खबर ममता बनर्जी की बढ़ती मुश्किल से जुड़ी हुई। ममता बनर्जी के 8 आईपीएस अफसरों को ईडी ने अगले हफ्ते दिल्ली में तलब किया है, जिन पर कोयला घोटाले में शामिल होने का आरोप लगा है। ईडी ने सभी को राजधानी दिल्ली में जांच में शामिल होने के लिए तलब किया है। इन अधिकारियों से 21 अगस्त से 31 अगस्त के बीच कभी भी पूछताछ शुरू हो सकती है, जिससे ममता बनर्जी की सांस से अटकी हुई है। ईडी का इतना बड़ा एक्शन, ममता के 8 आईपीएस अधिकारियों को क्यों बुलाया गया? देखिए, ये पूरा घोटाला इसे समझने की आवश्यकता है। ये बंगाल में जो अलग अलग जगहों पे कोयला खदान है, वहाँ से इल्लीगल तरीके से कोयला को बांग्लादेश ले जाया जा रहा था। जो सीबीआई की जो रेड हुई और जब ये खुलासा हुआ कि किस तरीके से ये पूरा ऑर्गेनाइज्ड है, तो मालूम चला कि ट्रकों में इल्लीगल कोयला को भर के पूरे बंगाल में घुमाते हुए ये बांग्लादेश के बॉर्डर तक लेकर के जाते थे और बांग्लादेश के बॉर्डर पे उन्हें फिर बांग्लादेश भेज दिया जाता था। तो ऑलरेडी जो बीएसएफ के 17 अधिकारी जो कोयले से लदे हुए ट्रक को बांग्लादेश जाने की अनुमति या वहाँ पे वो सेटिंग प्लॉटिंग क्या करते थे, उनके खिलाफ कार्रवाई हुई, उनको सस्पेंड भी किया गया। लेकिन सवाल एक बचा हुआ ये था कि अगर मान लीजिए धनबाद के पास कोई पश्चिम बंगाल के इलाके में कोई कोयलेरी है, वहाँ से कोयला को ले जाया जा रहा है, तो रास्ते में तो बहुत सारे चेक पॉइंट्स हैं, डिस्ट्रिक्ट्स होंगे। वहाँ पे जो आईपीएस अधिकारी था वो क्या कर रहा था? क्या उसको मालूम था कि इतना बड़ा रैकेट चल रहा है, रोज़ सैकड़ों की संख्या में कोयला जो है बांग्लादेश भेजा जा रहा है और आपको इसका इल्म तक नहीं, भनक तक नहीं? तो आदर आपकी मिली भगत है या फिर आपने
किसी दूसरे कारणवश आपने उन ट्रकों को रोकने की कोशिश नहीं की। इसीलिए अब इनको बुलाया जा रहा है, इनसे पूछताछ की जा रही है कि ये जो पूरा करोड़ों का, सैकड़ों हजारों करोड़ का ये जो घोटाला है, उसमें आपकी क्या हिस्सेदारी थी। जी बिल्कुल, इन खबरों पर अपनी राय रखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद। तो खबरों का पंचनामा में आज के लिए बस इतना ही। देश विदेश की बाकी खबरों और उनके सटीक एनालिसिस के लिए देखते रहिए कैपिटल टीवी। हमें लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।